Everyone, today I'll discuss about magnetic field due to current carrying ring। तो यहाँ पे देख सकते हो कि एक रिंग ली है जिसमें करंट आई मूव कर रहा है, इसमें आई करंट मूव कर रहा है। तो हम लोग सब प्रीवियसली बायोट सावर्ट लॉ पढ़े थे, जिसमें क्या लिए थे, एक स्ट्रेट वायर के बारे में उसमें डिस्कस किए थे, जिसमें किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड डिस्कस किए थे। तो यहाँ पे उसी स्ट्रेट वायर को क्या कर दिए हैं, एक रिंग का शेप आकार दे दिए हैं और पता करना है हमको कि इसके सेंटर से मैग्नेटिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे क्या होगा। तो इस सेंटर से देखो, यहाँ पे सेंटर रिंग का है और यहाँ से एक पॉइंट हम यहाँ पे कंसिडर कर लिए हैं, दिस इज द पॉइंट पी। यहाँ पे एक पॉइंट पी कंसिडर कर लिए और इस पॉइंट पे हमको पता करना है कि इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। यदि इसका हम जानते हैं कि यदि अकॉर्डिंग टू ओस्टेड ऑब्जर्वेशन कि किसी भी वायर में करंट मूव करता है तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। तो हमको इस पॉइंट पे देखना है कि कितना मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। ठीक है, तो अब बायोट सावर्ट लॉ में हम लोग उस वायर में एक छोटा छोटा एलिमेंट हम लोग कंसिडर किए थे, करंट एलिमेंट। तो यहाँ पे भी हमको करंट एलिमेंट कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि ये रिंग कुछ इस शेप का है, ये कुछ इस टाइप का है। तो यहाँ पे यदि इस पॉइंट पे मानते हैं तो हमको यहाँ से एक्सिस मिल जाएगा, क्रॉस सेक्शन मिल जाएगा, कुछ टाइप से क्रॉस सेक्शन सॉरी टेंजेंट मिल जाएगा यहाँ से, मतलब रिंग से हमको यहाँ से टेंजेंट मिलेगा और हमको पता चल जाएगा कि कितना एंगल पे फील्ड डेवलप हो सकता है। ठीक है, जो भी है हमको यहाँ से एक्सिस मिल सकता है। तो यहाँ पे हम या तो एलिमेंट मान लें या तो फिर नीचे मान लें, दो ही ऑप्शन मेरे पास बनता है। तो हम यहाँ पे पहले कंसिडर करते हैं, इस जगह पे हम लोग एलिमेंट मान लेते हैं। नीचे भी मानेंगे फिर भी वही शेप मिलने वाला है हम लोग को, एज इट इज़ मिलेगा। तो यहाँ पे मान लिए, तो देखो यहाँ से हम यदि एक लाइन ड्रॉ करें तो हमारे इस पॉइंट पी से मिलाते हैं। यहाँ से ये देखो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ये लाइन एक एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये पी पॉइंट पे जाके मिल गया। पी पॉइंट पे यहाँ पे मिट करा है, तो इसका डिस्टेंस हम मान लेते हैं आर डिस्टेंस से। इस करंट एलिमेंट का नाम क्या देंगे, आई डी एल। आई डी एल क्यों माने, क्योंकि जो रिंग है वो हमारा एल लेंथ का है और इसमें कितना करंट मूव कर रहा है, आई करंट मूव कर रहा है। तो छोटा सा लेंथ के लिए डी एल लिखेंगे। तो आई डी एल इज द करंट एलिमेंट फॉर दिस वन पॉइंट। इस पॉइंट से यहाँ पर कितना मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है, सबसे पहले उस चीज़ को फाइंड करेंगे। आफ्टर दैट वी विल फाइंड ऑन द सेंटर, मतलब फ्रॉम द सेंटर, तब फाइंड करेंगे हम लोग। तो स्टार्टिंग में देख लेते हैं कि इस एलिमेंट से एक छोटा सा एलिमेंट पता चलेगा तो पूरा रिंग का पता चलेगा। जब पूरा रिंग का पता चल जाएगा उसके बाद हम लोग फाइंड कर लेंगे कहाँ का, सेंटर से इस पॉइंट का कितना हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग करंट एलिमेंट इस पॉइंट का देखते हैं, इस करंट एलिमेंट से कितना मैग्नेटिक फील्ड इस पर डेवलप हो रहा है वो पहले पता कर लेते हैं। तो ये मेरा क्या हो गया, इसका भी डिस्टेंस मान लो एक्स, इस सेंटर से यहाँ तक का पी पॉइंट तक का डिस्टेंस जो है वो क्या है, एक्स है। इसमें करंट कितना मूव कर रहा है, आई डी एल, सारा चीज़ मिल चुका है हम लोग को। यहाँ से डिस्टेंस कितना मिल गया, आर। चलो ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक चीज़, हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर हम मैक्सिमम दिखाने वाले हैं। तो मैक्सिमम कितना डिग्री पे बनता है, मान लो कि ये मेरा एक्सिस है, दिस इज द एक्सिस, और इस पॉइंट पे हम मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस टाइप से दिखाएंगे। ये देखो, अब डी एल एलिमेंट के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होने वाला है यहाँ पे, दैट इज द डी बी। बी मैग्नेटिक फील्ड है तो आइडियल डी एल छोटा लेंथ के लिए मेरा मैग्नेटिक फील्ड भी छोटा होगा, तो डी बी मिल रहा है। अब बोलोगे कि टेढ़ा ही क्यों दिए, आई मीन उस तरह से क्यों दिए, स्ट्रेट भी तो दे सकते थे, कुछ इस टाइप से भी दे सकते थे, हम चाहते तो ऐसे दे सकते थे, लेकिन इस तरह से नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं, प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि 90 डिग्री जब एंगल किसी भी एक्सिस से, मतलब वायर से यदि 90 डिग्री एंगल बनाता है तो हमको क्या है, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड मिलता है। तो आप देख सकते हो कि ये एक्सिस है, दिस वन एक्सिस, और इस पर यहाँ पे एंगल जो बन रहा है वो कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। तो एक्सिस से 90 डिग्री बन रहा है, तो हमको इस पॉइंट पे इस एलिमेंट के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा वो क्या मिलेगा, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। ठीक है, अब क्या देखते हैं, अब थोड़ा सा अब कैलकुलेशन पे आते हैं हम लोग। तो कैलकुलेशन पे आने से पहले हम लोग थोड़ा क्या करते हैं कि यहाँ पे हम लोग कंपोनेंट निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे इस पॉइंट पे कंपोनेंट निकालना पड़ेगा। तो कंपोनेंट यदि हम इस डी का निकालते हैं तो एक कंपोनेंट हमको इस साइड में मिलेगा, क्योंकि हमको सेंटर से निकालना है। तो सेंटर से निकालना है, तो सेंटर से निकालने के लिए देखो एक एक्सिस ये वाला बन जाता है और एक एक्सिस किधर बन सकता है, ऊपर की तरफ बन सकता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे कंपोनेंट किसका फाइंड करते हैं, डीवी का फाइंड करते हैं। तो डीवी कंपोनेंट का को फाइंड करोगे तो हमको वर्टिकल में क्या मिलने वाला, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए, यहाँ का एंगल चाहिए आपको। ठीक है, वहाँ का एंगल चाहिए। तो वहाँ का एंगल कैलकुलेट करना है, तो देखो क्या करते हैं, ये एंगल को हम लोग मान लेते हैं फाई। ठीक है, दिस वन एंगल इज फाई, दिस वन एंगल ऑलरेडी 90 डिग्री, ये यदि 90 डिग्री है, दिस इज द 90 डिग्री, दिस इज द फाई, तो 100% ये कितना मिलेगा, 90 माइनस फाई।
ये मिल जाएगा 90 माइनस फाइव। आप कैलकुलेट करके देख सकते हो। देखो 90 प्लस 90 180। एक ट्रायंगल का ये ट्रायंगल देख सकते हो, यहाँ पे मान लो सेंटर है ओ, तो ओ से यहाँ तक ये पूरा एक ट्रायंगल बना रहा है इस पॉइंट तक। तो ये यदि ट्रायंगल बना रहा है तो 100% लोग जानते हैं कि एक ट्रायंगल का जो एंगल का सम होता है वो कितना होता है 180 डिग्री के बराबर। तो देखो 90 प्लस 90 180, अरे माइनस फाइव अरे प्लस फाइव कैंसिल आउट, तो ऑलरेडी 180 डिग्री का बन गया मेरा ट्रायंगल। इसके अकॉर्डिंग ये मेरा ट्रायंगल कंप्लीट। अब क्या करते हैं कि हमको यहाँ का एंगल पता करना है कि यहाँ का एंगल क्या है, तो हमको कंपोनेंट मिल जाएगा। तो क्या करना है, सो देखो ये 90 माइनस फाइव है, यहाँ पे कितना है 90 डिग्री है। अब देखो ये पूरा जो टर्म है ये कितना 180 के बराबर होगा। यदि ये 180 के बराबर होगा तो देखो 90 प्लस 90 कितना हो गया 180, ये माइनस फाइव है तो यहाँ पे प्लस फाइव होगा तो ऑलरेडी 180 हमको मिल जाएगा। तो ये भी एंगल जो होगा इस जगह पे वो किसके बराबर हो जाएगा, फाइव के बराबर हो जाएगा। अब देखो कैलकुलेट करके 90 प्लस 90 180 माइनस फाइव प्लस फाइव कैंसल आउट, 180 की बराबर बचा, मेरा 180 मिल गया। मतलब दिस वन एंगल विल बी फाइव। तो यदि ये फाइव एंगल है तो ये कंपोनेंट हमको मिलेगा डी बी साइन फाइव, क्योंकि ये एंगल देख लो ये बेस है ये परपेंडिकुलर है, तो डी बी साइन फाइव, तो ये क्या मिलेगा डी बी कॉस फाइव। ओके, तो ये चीज़ हमको कंपोनेंट भी मिल गया यहाँ से। तो ये चीज़ एक्चुअली हमको फाइंड करने इसको हम डी बी कॉस फाइव इसलिए लिए क्योंकि यदि हम यहाँ से सेंटर से फाइंड करेंगे तो सेंटर से जो हमारा ये इस पॉइंट के लिए स्टेट जो मिलेगा वो कॉस फाइव के लिए मिलेगा। और रही बात यदि हम इस पॉइंट से भी यहाँ से भी यदि एक लाइन खींचते, यहाँ से देखो एक मिनट के लिए यहाँ से लेते तो इसका भी रेडियस क्या होता आर ही, डिस्टेंस आर ही होता, और इसके लिए भी कंपोनेंट मिलता वही क्या मिलता है एज इट इज़ मिलता डी बी साइन फाइव, सारा चीज़ एज इट इज़ मिलता, और इधर के भी मिलता डी बी कॉस फाइव। ठीक है, तो क्या होता ए पॉजिटिव है ए नेगेटिव एक दूसरे को क्या कर देता कैंसिल आउट कर देता, बट ये बोथ हर डी बी कॉस फाइव जो है सो सेम डायरेक्शन में मिल रहा है। मतलब यहाँ से तुम एलिमेंट कंसिडर करो फिर भी डी बी कॉस फाइव मिल रहा है इधर, यहाँ से कंसिडर करो तब भी आपको क्या मिल रहा है डी बी कॉस फाइव। मतलब इस रिंग के लिए आपको यदि बोलें तो रिस्पॉन्सिबल कौन सा हो रहा है, कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल हो रहा है, मेरा कंपोनेंट जो है वो कॉस फाइव रिस्पॉन्सिबल हो रहा है, साइन फाइव रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बिकॉज एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे रहे हैं। तो डी बी कॉस फाइव इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस वन आइडियल करंट एलिमेंट। इस करंट एलिमेंट के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड हमको मिलने वाला है उसके लिए ये वाला कंपोनेंट हमारा रिस्पॉन्सिबल है, डी बी साइन फाइव रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे इसको कैलकुलेट करने के लिए लिखेंगे। सबसे पहले यहीं का मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं हम लोग। तो कौन सा एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस तो ऑलरेडी कैंसिल हो जा रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग रिस्पॉन्सिबल कंपोनेंट, रिस्पॉन्सिबल कंपोनेंट, रिस्पॉन्सिबल कंपोनेंट क्या है मेरा डी बी एक्स। वी विल राइट हियर डी बी एक्स इज इक्वल्स टू डी बी कॉस फाइव। ओके, अब डी बी का वैल्यू तो कल हम लोग रीड कर चुके हैं। डी बी का वैल्यू क्या था म्यू ज़ीरो आई डी एल साइन थीटा था डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर। अब साइन थीटा तो ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है, तो और यहाँ पे देख रहे हैं रिस्पॉन्सिबल कौन है कॉस फाइव, तो इस साइन के जगह पे यहाँ पे आपको क्या लेना पड़ेगा, साइन तो ऑलरेडी देखो यदि हम साइन के जगह एंगल कितना बना रहे हैं 90 डिग्री बना रहे हैं, मतलब साइन तो ये ऑलरेडी कैंसिल खत्म हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, एक्चुअली हमको कॉस फाइव रिस्पॉन्सिबल है इसलिए यहाँ पे कॉस फाइव रखेंगे। इस एंगल ये जो है ना इसको साइड कर देना, इसको हटा के कॉस वहाँ पे लगाना है। तो यहाँ पे ऑलरेडी कॉस है हमारे पास, तो इसको राइट पुट कर दो यहाँ पे म्यू ज़ीरो आई डी एल डिवाइड बाई 4 पाई आर स्क्वायर दिस वन, और साइन फाइव की जगह क्या होगा कॉस फाइव, एक्चुअली यहाँ पे कॉस फाइव है। ठीक है, या फिर ऐसे भी एक मिनट के लिए सोच लो कि ये साइन फाइव की जगह पे साइन 90 हम पुट करते हैं यदि, तो साइन 90 का वैल्यू क्या होता है, साइन 90 का वैल्यू होता है 1। मतलब मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड यदि हम बात करें यहाँ पे मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड डी बी का, तो ये डी बी जो है वो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड दिखा रहा है क्योंकि 90 डिग्री एंगल पे है, ये जो है सो 90 डिग्री एंगल पे है। तो हम डी बी इज इक्वल टू लिख सकते हैं म्यू ज़ीरो आई डी एल डिवाइड बाई 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसी का वैल्यू डायरेक्ट हम यहाँ पे पुट कर दिए डी बी की जगह, दैट्स ऑल। और कॉस फाइव है तो अब इस एलिमेंट के लिए है हमारा कॉस फाइव, तो उसके लिए अब देखते हैं कॉस फाइव का वैल्यू क्या है, और कॉस फाइव का वैल्यू यहाँ से निकाल करके यहाँ पे हम पुट कर देंगे। तो हियर कॉस फाइव सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। कॉस फाइव क्या आएगा,
तो cos फाई इज इक्वल टू होता क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस मेरा क्या है देख सकते हो कि यदि इस ट्रायंगल की बात करें यहाँ पे इस पॉइंट के लिए, इस ट्रायंगल यही ना बन रहा है मेरा, तो ये ट्रायंगल यदि बन रहा है तो यहाँ से cos फाई देखें तो बी क्या है, ए है, बी मेरा ए है और रेडियस सॉरी बी और हाइपोटेनियस कौन सा है, रेडियस ए आर है। दिस वन आर इज द हाइपोटेनियस एंड दिस वन ए इज द बेस। ठीक है, सॉरी कॉस फाई, हाँ ठीक है, इस ए वाला फाई मेरा एंगल है, देखो दिस वन फाई एंगल कॉस फाई है ना, ये एंगल है, तो इसके लिए मेरा ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस होगा और ये हाइपोटेनियस होगा। तो क्या हो जाएगा मेरा, बी के जगह बेस के जगह ए है और हाइपोटेनियस की जगह आर हो जाएगा। कॉस फाई इज इक्वल्स टू ए बाई आर। ओके, अब चाहो तो आर का भी वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग पुट नहीं करेंगे। आर यदि हम यहाँ पे पैथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा, ये मिल जाएगा आपको ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आर का वैल्यू वो बाद में हम लोग कल पुट कर लेंगे यहाँ पे। तो कॉस फाई का वैल्यू क्या है, ए बाई आर। ठीक है, अब इस वैल्यू को यहाँ पे हम लोग पुट करते हैं, तो म्यू ज़ीरो आई डी एल डिवाइड बाई 4 पाई आर स्क्वायर इंटू ए बाई आर। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो म्यू ज़ीरो आई डी एल डिवाइडेड बाय ए, यहाँ पे छूट रहा है ए, ये हो जाएगा 4 पाई आर क्यूब। ठीक है, इसके बाद ये हमको मिल गया डी बी, टोटल डी बी, उस एलिमेंट के लिए डी बी मिला है फिलहाल, लेकिन ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, एक छोटा एलिमेंट के लिए मेरा मैग्नेटिक फील्ड है डी बी। डी बी इज इक्वल्स टू आपको मिल गया म्यू ज़ीरो आई डी एल ए डिवाइड बाई 4 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। तो क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो। तो दोनों साइड इंटीग्रेट करोगे तो b इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, ये मिल जाएगा db के बराबर, मतलब ये मिल जाएगा आपको म्यू ज़ीरो आई डी एल ए डिवाइडेड बाय 4 पाई आर क्यूब। ठीक है, इतना मिलेगा। तो आप देखो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कौन कौन सा है, उसको आउट कर दो। तो कांस्टेंट टर्म हमारा है म्यू ज़ीरो, कांस्टेंट करंट है, फिर ए कांस्टेंट है, रेडियस तो चेंज होगा नहीं, डिवाइड बाय 4 पाई आर क्यूब। ठीक है, 4 पाई आर क्यूब, बचा क्या, डी एल। और डी एल मतलब ये डी एल जो है सरकमफेरेंस है, सर्कल का सरकमफेरेंस है। तो इस ये पूरा इंटीग्रेट करेंगे तो सरकमफेरेंस मिलेगा उसका, सर्कल का पूरा। तो ये हो जाएगा म्यू ज़ीरो, सर्कल मतलब रिंग का, म्यू ज़ीरो आई ए डिवाइड बाय 4 पाई आर क्यू, और ये मिल जाएगा आपको 2 पाई आर के जगह पे ए है, रेडियस की जगह ये है मेरा वहाँ पे, तो 2 पाई ए मिला। अब देखो यहाँ से क्या रिजल्ट आएगा, पाई और पाई गोइंग टू कट, 2 2 जा 4, तो क्या मिला, म्यू ज़ीरो ए इंटू ए स्क्वायर होगा, तो आई ए स्क्वायर डिवाइड बाय क्या मिला 2 आर क्यू, इतना मिला। ठीक है, म्यू ज़ीरो आई ए स्क्वायर डिवाइड बाय 2 आर क्यूब। ठीक है, अब आर क्यूब मिला, आर का वैल्यू यहाँ देख सकते हो कितना है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसको यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो देखो क्या वैल्यू मिलता है। तो यहाँ पे यदि हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो देखो म्यू ज़ीरो आई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, अब आर क्यू ना, तो आर की जगह पे है मेरा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर क्या होगा 1/2। चलो यहाँ पे लिख देते हैं ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर ऑफ 1/2, और टोटल पे कितना है होल क्यूब, कितना हो जाएगा 3/2, मतलब म्यू ज़ीरो आई ए स्क्वायर डिवाइड बाय 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर ऑफ 3/2। ठीक है, ये चीज़ मिला। तो ये चीज़ हमको मिल गया यहाँ के लिए, इस आईडीएल मतलब इस करंट एलिमेंट के लिए इतना, और कहाँ पे मिला था, करंट एलिमेंट के लिए आपको यहाँ ये वाला मिला मैग्नेटिक फील्ड, और टोटल इस रिंग के लिए मिल गया आपको मैग्नेटिक फील्ड कितना, ये वाला। ठीक है, म्यू ज़ीरो आई डिवाइड बाई 2 इंटू ए, म्यू ज़ीरो आई स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर ऑफ 3/2, ये मिल गया आपको पूरा रिंग के लिए मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मतलब पूरा रिंग से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उस पॉइंट पर, मतलब इन दिस पॉइंट यहाँ पे जो बनेगा वो हमारा किसके बराबर मिलेगा, इस इक्वेशन के बराबर मिलेगा। ठीक है, ये यहाँ तक क्लियर हुआ। अब क्या है कि यदि उसी रिंग में हमारा n टर्न्स होता तब क्या रिजल्ट आता, तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग 4
n टर्न्स, यदि n टर्न्स होता तो क्या करना है, सिर्फ n उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड B मिलेगा, ये तो टोटल B मिला था, तो B इज इक्वल्स टू आपको मिल जाएगा म्यू ज़ीरो n आई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर ऑफ 3/2, ये चीज़ मिलेगा। तो यहाँ से हमको मिल गया n नंबर ऑफ टर्न्स के लिए मैग्नेटिक फील्ड, मतलब क्या है, n नंबर ऑफ टर्न्स है तो सिर्फ n से क्या कर दिए हम वहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए, तो हमको उसका रिजल्ट मिल गया। चलो ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब यदि हम सेंटर की बात करें, अब सेंटर पर आते हैं, एट द सेंटर, एट सेंटर ऑफ द रिंग, यदि इस रिंग का सेंटर पे आएंगे, देख सकते हो यहाँ पे यदि ये पॉइंट यहाँ पे है, इस पॉइंट को पकड़ के यहाँ ले आओ, इस यहाँ पे सेंटर पे ले आओ, सेंटर पे लाएंगे तो x खत्म हो जाएगा, यदि x खत्म हो जाएगा तो इसी इक्वेशन में आप देख सकते हो जब x खत्म हो गया, यदि x खत्म होता है तो क्या लिख सकते हैं, b इज इक्वल्स टू म्यू ज़ीरो n आई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 ए स्क्वायर पर पावर क्या है 3/2 होगा, 2 कैंसिल, मतलब क्या मिलेगा, म्यू ज़ीरो आई ए सॉरी एन यहाँ पे छूट गया, म्यू ज़ीरो एन आई बाई ए स्क्वायर बाई 2, और ये क्या मिल जाएगा ए क्यूब, देखो ये कटेगा स्क्वायर से तो यहाँ क्या एक पावर बचेगा, इसका मतलब मिला म्यू ज़ीरो एन आई डिवाइडेड बाय 2a, दिस वन म्यू ज़ीरो एन आई डिवाइड बाय 2a। तो एक स्टैंडर्ड इक्वेशन आपको यहाँ पे मिल गया, जो b का वैल्यू क्या मिला, b इज इक्वल्स टू म्यू ज़ीरो एन आई डिवाइड बाय 2a, दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द रिंग, रिंग के सेंटर पे आपका मैग्नेटिक फील्ड इतना मिलेगा, म्यू ज़ीरो एन आई डिवाइड बाई 2a। तो तीन कंडीशन यहाँ पे हम लोग देखे, वो तीनों कंडीशन को एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ यहाँ पे, कि देखो यहाँ पे हम लोग क्या किए, एक रिंग कंसिडर किए हैं, तो रिंग्स का स्मॉल एलिमेंट सबसे पहले कंसिडर किया, स्मॉल एलिमेंट से इस पॉइंट पर हम लोग सबसे पहले मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड के लिए डायरेक्शन लिए, अब इधर मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड के लिए, तो देखिए यहाँ पे दो कंपोनेंट निकालने से पता चला कि कॉस फाई जो रिस्पॉन्सिबल है मैग्नेटिक फील्ड के लिए किसी भी पॉइंट के लिए, इस रिंग के किसी भी पॉइंट के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, कॉस फाई रिस्पॉन्सिबल है, साइन फाई तो मेरा ऑलरेडी कैंसिल हो जा रहा था, इसलिए साइन फाई रिस्पॉन्सिबल यहाँ पे नहीं था। तो यदि कॉस फाई रिस्पॉन्सिबल था तो डीबी का जो मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम था वो तो इतना होता है, तो डीबी की जगह इसको पुट कर दिए और कैलकुलेट करने लगे जब इसको हम, तो कॉस फाई का भी वैल्यू यहाँ से निकाल लिए b/h के फॉर्मूला से, क्योंकि इस ट्रायंगल से निकाल लिए यहाँ से, तो यहाँ से निकला तो कुछ रिजल्ट हमारा इतना मिला, डी बी इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो आई डी एल ए डिवाइड बाई 4πr³, मतलब ये जो मैग्नेटिक फील्ड मिला वो इस स्मॉल एलिमेंट के लिए मिला, सिर्फ स्मॉल एलिमेंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड मिला। अब क्या कर दिए, यदि इसी को इंटीग्रेट कर दिए, मतलब छोटा एलिमेंट बहुत सारा इस रिंग में है, तो इसको पूरा को हम यदि इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरे रिंग का मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे जो होगा, मतलब इस पूरे रिंग से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड इस पूरे रिंग से बनेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट करने पर आपका रिजल्ट आ गया म्यू ज़ीरो आई ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर ऑफ 3/2। ठीक है, अब उसी में क्या है कि एक रिंग था यहाँ पे और वही सोलेनॉइड जैसा हो जाता, मतलब बहुत सारा रिंग हो जाता है यहाँ पे, और बहुत सारे रिंग के साथ यदि हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करते इस पॉइंट के लिए, तब हमारा रिजल्ट क्या आता, सिर्फ एन से मल्टीप्लाई कर देते, क्योंकि एक रिंग यदि इतना डेवलप कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड तो एन से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एन के लिए क्या हो जाएगा, म्यू ज़ीरो एन आई ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर ऑफ 3/2। एट द सेंटर ऑफ द रिंग बी इज इक्वल्स टू म्यू ज़ीरो एन आई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई, देख लो अब एट द सेंटर ऑफ द रिंग, सेंटर पे रिंग का इस सेंटर पे बात करें तो क्या होगा, देखो इस पॉइंट पे यहाँ पे हम पहले थे तो उसका मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी निकाल चुके हैं, एन टर्न के लिए भी निकाले, सिंगल के लिए भी निकाले। इस पॉइंट से यदि हम धीरे धीरे क्रॉस करते 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 यहाँ आ जाएं, मतलब यहाँ से हट के इस पॉइंट पर आ गए तो एक्स तो खत्म हो गया ना, उसका डिस्टेंस खत्म हो गया। अब सेंटर पे जो इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, सो देखो सेंटर पे एक्स खत्म हो रहा है, एक्स जीरो हो जा रहा है, एक्स जीरो होगा तो एक्स को यहाँ पे जीरो कर दिया, जीरो करने से हमारा रिजल्ट क्या आ गया, बी इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो एन आई डिवाइड बाई 2a। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, एग्जाम में पूछता है कि एट द सेंटर ऑफ द रिंग हाउ मच मैग्नेटिक फील्ड विल डेवलप दे, मतलब कितना मैग्नेटिक फील्ड डेवलप सेंटर पे होगा, वो चीज़ आपको यदि पता करना है तो ये फार्मूला हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप जितना भी फार्मूला यहाँ पे देखें सारा फार्मूला को आप माइंड में सेट रखें फॉर द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। ठीक है, न्यूमेरिकल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये फार्मूला। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।